आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पढ़ा था कि जब भी किसी प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण में प्लेट सी और प्लेट ए के मध्य आवेश की गति होती है और वो आवेश जब प्लेट ए से पहुंचते हुए परिपथ में प्रवाहित होता है तो उसकी वजह से एक विद्युत धारा बहती है। उस विद्युत धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्लेट सी पर जो भी प्रकाश आपतित कराया जाता है उस आपतित प्रकाश की तीव्रता और उस आपतित प्रकाश के कारण उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा है उन दोनों के मध्य किस प्रकार का संबंध है। और हमने ये देखा था, कल हमने ये समझा था कि जो प्लेट सी पर प्रकाश आपतित होता है, अब थोड़ा सा इसको मैं इंप्रोवाइज कर देता हूं। ये जो प्लेट सी है, ये जो प्लेट सी है बच्चों, इस प्लेट सी जिस पर प्रकाश आपतित हो रहा है इसे हम कहते हैं उत्सर्जक प्लेट। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जक प्लेट। और जो प्लेट ए है जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर के इकट्ठा होते हैं इसे हम कहते हैं संग्राहक प्लेट। ठीक है, तो अगर आगे से हम संग्राहक या उत्सर्जक प्लेट शब्द काम में लेंगे तो आपको समझ जाना है कि संग्राहक मतलब प्लेट ए की बात हो रही है जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही है, और जो उत्सर्जक प्लेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्लेट सी की बात हो रही है जो इलेक्ट्रॉनों को अपने में से निष्कासित कर रही है, उत्सर्जित कर रही है प्लेट ए की ओर। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी उत्सर्जक प्लेट सी पर एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है और इस प्रकाश की कोई एक पर्टिकुलर तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गति करते हुए इस प्लेट ए पर पहुंचते हैं और इस प्लेट ए से होते हुए परिपथ में प्रवाहित होते हैं जिससे एमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज इससे हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हमने कल पढ़े कॉन्सेप्ट उस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी बारीकी से। हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि की जाती है प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होना इस बात का सबूत है कि जो प्लेट ए है जिसे हम संग्राहक प्लेट कहते हैं पर पहुंचने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ गई है। अब प्लेट ए पर जो पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या अगर बढ़ गई है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। कारण नंबर एक कि ये प्लेट ए अब पहले की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही है, और दूसरा कि प्लेट ए तक जो इलेक्ट्रॉन पहुंचाने वाला सोर्स है यानी कि प्लेट सी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर रहा है। यदि हम इन दोनों प्लेटों की वोल्टताओं को कांस्टेंट रखते हुए तीव्रता में वृद्धि करें तो अगर मैं कांस्टेंट वोल्टता रखता हूं तो इसका मतलब यह है कि प्लेट ए पर जो धनावेश है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि धनावेश के मान में परिवर्तन नहीं होगा यानी कि प्लेट ए के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी प्लेट ए के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह देखा गया कि जैसे जैसे तीव्रता में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रकाश विद्युत धारा है वो तीव्रता के समानुपाती है, नंबर एक बात। दूसरी बात, चूंकि प्रकाश विद्युत धारा इन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन जो कि उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित हुए हैं के कारण प्रवाहित होती है। अब अगर हम ये कहें कि प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उत्सर्जक प्लेट से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे तीव्रता में वृद्धि की जाएगी वैसे वैसे उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। दूसरी चीज हमने कल देखी थी कि अगर हम एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश आपतित कराएं और उत्सर्जक प्लेट और संग्राहक प्लेट दोनों के बीच में एक वोल्टता स्रोत जोड़ करके
हम ये देखते हैं कि जब इस वोल्टता स्रोत से कोई वोल्टता आरोपित नहीं की जाती है, तब भी जैसे ही एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति का प्रकाश, एक निश्चित आवृत्ति से उच्च आवृत्ति, लेकिन वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बदल बदल के आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराओ, एक कांस्टेंट आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराएं, एक कांस्टेंट तीव्रता का प्रकाश आपतित कराएं। तो ये देखा गया कि जब दोनों प्लेटों के मध्य किसी भी प्रकार का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब दोनों प्लेटों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी विभवांतर आरोपित नहीं है, यानी कि जो प्लेट ए है वो किसी प्रकार से आवेशित नहीं है, तब भी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, तब भी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। क्योंकि प्लेट ए आवेशित नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि प्लेट ए ने किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। लेकिन जैसे ही प्रकाश आपतित कराया जाता है, उत्सर्जक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो बिना प्लेट ए के आकर्षण के ही प्लेट ए तक पहुंच जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शून्य विभव पर जो धारा बहती है वो उच्च ऊर्जा के कुछ इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये भी देखा गया कि जब प्लेट ए पर विभव में वृद्धि की जाती है तो प्लेट ई का जो धनावेश है वो बढ़ने लगता है, और अब ये पहले की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने लगता है। मैंने कल एक उदाहरण भी लिया था, हमने कहा था मान लीजिए 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो पहले प्लेट ए पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, तो आप प्लेट पर जैसे जैसे धनावेश बढ़ाएंगे, प्लेट ए की ओर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से बढ़कर के 3 होगी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ये सारी गणनाएं जो है वो मैं 1 सेकंड में आकर्षित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा हूं फिलहाल, और ये संख्याएं हम काल्पनिक संख्याएं ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने लगेंगे, लेकिन जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने लगेंगे, अगर इसके बाद में हमने प्लेट पर और आकर्षण बढ़ाया, यानी प्लेट पे धनावेश में वृद्धि की, तब अब विद्युत धारा के मान में वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्लेट के आकर्षित करने की क्षमता तो बढ़ गई, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट है। यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित हो जाएंगे तो इसके पास में उस 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए और इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि हम एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश आपतित कराएं उत्सर्जक प्लेट सी पर, तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि प्रति सेकंड संख्या की मैं बात कर रहा हूं, वो कांस्टेंट रहती है। और इस वजह से जैसे जैसे प्लेट पर हम विभव में वृद्धि करते हैं, धारा के मान में वृद्धि होकर के ये कांस्टेंट हो जाती है। ये जो कांस्टेंट उच्चतम धारा है, इसको हम कहते हैं संतृप्त धारा। और ये संतृप्त धारा इस उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि उत्सर्जक प्लेट से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इस संख्या पर ये निर्भर करती है। यदि ये संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो संतृप्त धारा के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। ये कल हमने सीख लिया था। साथ में हमने ये भी सीखा कि प्लेट ए पर जो विभव है उसमें अगर परिवर्तन कर दिया जाए दिक् परिवर्तक की सहायता से, यानी कि प्लेट ए को अब धनावेशित की जगह ऋणावेशित कर दिया जाए, तो ये अपनी ओर आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपोज करने लगती है, यानी कि प्रतिकर्षित करने लगती है, और इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंचने से रुकने लगते हैं। लेकिन ऐसा एकाएक नहीं होता। यदि हम प्लेट ए पर कम ऋणावेश लगाएं, यानी कि कम ऋणात्मक विभव लगाएं, तो ये अपनी ओर आने वाले इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को ही रोक पाती है। इससे प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आ जाती है। यदि मैं ऋणात्मक विभव में वृद्धि करूं तो ये अब ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आने से रोकने का प्रयास करती है, और प्रकाश विद्युत धारा का मान और ज्यादा कम हो जाता है। यदि हम इस प्रकार से ऋणात्मक विभव में वृद्धि करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये प्लेट ए अपनी ओर आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों को रोक लेती है, और इसकी वजह से प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये जो y अक्ष है, इस पर हम ले रहे हैं विद्युत धारा I, ठीक है, और जो x अक्ष है उस पर हम ले रहे हैं विभव। तो विभव के एक ऋणात्मक मान पर इस प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। और ये जो ऋणात्मक विभव है, ये ऋणात्मक विभव
कौन सा विभव होता है? ये विभव, ऋणात्मक विभव, एक ऐसा विभव होता है जो कि संग्राहक प्लेट, सॉरी, उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों में से जो उच्चतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है उसे रोकने के लिए पर्याप्त कार्य कर सके, पर्याप्त ऊर्जा लगा सके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो गया है, पहली बात तो ये ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, इसे हम निरोधी विभव या अवरोधी विभव कहते हैं, या इसे विरोधी विभव भी कहा जाता है। निरोधी विभव, विरोधी विभव या अवरोधी विभव, परीक्षा में तीनों में से कुछ भी आता है, आपको यही परिभाषा लिखनी है कि संग्राहक प्लेट ए पर उत्सर्जक प्लेट सी के सापेक्ष लगाया गया वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होता है, उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि संग्राहक प्लेट ए पर उत्सर्जक प्लेट सी के सापेक्ष लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, न्यूनतम कहना जरूरी है क्योंकि अगर मैं माइनस का 3 वोल्ट लगा करके इलेक्ट्रॉन को रोक सकता हूं तो माइनस का 4 वोल्ट लगाकर भी इलेक्ट्रॉन को रोक सकता हूं। तो 3 वोल्ट पर भी प्रकाश विद्युत धारा 0 है, 4 वोल्ट पर भी, माइनस के 4 वोल्ट पर भी प्रकाश विद्युत धारा 0 है, माइनस के 5 वोल्ट पर भी प्रकाश विद्युत धारा 0 होगी। तो फिर हम किसको निरोधी विभव कहे? तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि भाई इन सब में से जो न्यूनतम मान हो उसको आप निरोधी विभव कह दीजिए। ठीक है, अब ये निरोधी विभव क्या कर रहा है? एक्चुअल में ये निरोधी विभव जो उत्सर्जक प्लेट है उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों में से अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कर रहा है। तो एक नई परिभाषा हमारे पास में निरोधी विभव क्या आ जाएगी? वो नई परिभाषा क्या होगी? संग्राहक प्लेट ए पर उत्सर्जक प्लेट सी के सापेक्ष लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो कि उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में से अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को प्लेट ए तक पहुंचने से रोकने में सक्षम हो। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में ये जो प्लेट ए है इसके लिए जो ऊर्जा का मान है, अगर ऊर्जा का मान यानी किए गए कार्य का मान निकालना है तो W बराबर होता है Q इंटू V। इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगाया गया जो विभव है उसके कारण जो किया गया कार्य है उसका मान हो जाएगा E इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू आरोपित विभव V0। और इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, हम सब जानते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर कार्य। ठीक है, गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन बराबर कार्य, और गतिज ऊर्जा बाद में 0 हो जाती है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? अगर प्रारंभ में k है और बाद में 0 हो रही है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम k कह सकते हैं, यानी कि जो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है उसके बराबर ही उसमें परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 10 रुपए थे और 10 से ये रुपए हो जाते 0, तो परिवर्तन कितना होगा? जितने मेरे पास में प्रारंभ में रुपए थे उतना ही मेरे में परिवर्तन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उतना ही होगा इस स्थिति में जितना कि उसकी गतिज ऊर्जा है, यानी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर बराबर किए गए कार्य का मान हमने अभी अभी निकाला EV0। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के सबके द्रव्यमान तो बराबर होते हैं, तो द्रव्यमान जब बराबर है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम क्यों होगी? जब उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो समझ लीजिए उसका वेग जो है वो भी अधिकतम है, यानी हम कह सकते हैं हाफ mv² मैक्सिमम बराबर EV0। ये हमने कल पढ़ लिया था जिसको हमने रिवाइज किया है एक बार फिर से। ठीक है, और एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो निरोधी विभव है इसका एक नाम और है अंतक विभव। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं हम, कट ऑफ वोल्टेज। तो अंतक विभव भी शब्द आता है तब भी आपको निरोधी विभव की परिभाषा ही लिखनी है। अब देखो एक और खास बात हमने ये देखी थी इसमें कल कि निरोधी विभव पर, जो निरोधी विभव है उस पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव होता है। तो हमने ये देखा था कल, ये हम पढ़ चुके कि जब एक निश्चित आवृत्ति का, एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रारंभ में वोल्टेज, दोनों जो उत्सर्जक प्लेट और संग्राहक प्लेट है इनके मध्य का वोल्टेज बढ़ाने पर प्रारंभ में विद्युत धारा का मान बढ़ता है और बाद में इसका मान कांस्टेंट हो जाता है जिसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। मैंने अभी अभी आपको ये भी बताया कि जो संतृप्त धारा है
वो इस प्लेट सी यानी उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, उस पर निर्भर करती है। ये देखा गया है कि जब तीव्रता बढ़ाई जाती है, अलग अलग तीव्रता का प्रकाश काम में लिया जाता है, तो जो संतृप्त धारा है उसके मान में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन निरोधी विभव के मान में परिवर्तन नहीं होता है। निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि जब एक उच्च तीव्रता का प्रकाश और एक कम तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो जो प्लेट सी है उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। जब उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित कराते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जब कम तीव्रता का प्रकाश आपतित कराते हैं तो कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण प्रकाश विद्युत धारा का जो अधिकतम मान है, जो इसकी अधिकतम संख्या पर निर्भर करता है, जो कि बढ़ चुकी है, का मान भी अधिक आता है। और कम तीव्रता का प्रकाश आपतित कराए जाने पर जो संतृप्त धारा है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, वो कम प्राप्त होता है। क्योंकि कम तीव्रता का प्रकाश आपतित कराने पर कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो कम संतृप्त धारा होगी, और उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित कराने पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा संतृप्त धारा होगी। लेकिन निरोधी विभव का मान सेम है। इसका मतलब क्या है? तो हम ये कह सकते हैं निरोधी विभव क्या है? निरोधी विभव इस प्लेट ए यानी संग्राहक प्लेट ए पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है। वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है। मान लो इस विभव का मान है -3 वोल्ट, ठीक है, जो कि अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पर्याप्त है। अब देखो, जब हमने कम तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया, तब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, 1 2 3 4, ठीक है। जब हमने ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया, तब मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए या 6 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको रोकने के लिए भी ये वोल्टेज पर्याप्त है, और इन 6 इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए भी ये वोल्टेज पर्याप्त है। इसका मतलब क्या हुआ? चलो एक उदाहरण लेते हैं। मैंने एक कमरे में एक व्यक्ति खड़ा कर दिया और मैंने कहा कि आपके पास में 2 टीमें आएंगी, उन दोनों टीमों में से एक बार में आपके पास में एक ही व्यक्ति आएगा, ठीक है। आपको उन दोनों टीमों को रोकना है। अगर मैं ये कहूं कि पहली टीम को रोकने के लिए, पहली टीम को रोकने के लिए मैंने जो व्यक्ति खड़ा किया है उसकी ऊर्जा 5 जूल होनी चाहिए, क्योंकि पहली टीम में अधिकतम ऊर्जा का जो व्यक्ति है वो 5 जूल ऊर्जा वाला ही है, ठीक है। उस व्यक्ति ने सभी को रोक दिया, रुक गए। अब दूसरी टीम आई। अब मैं कहता हूं भाई दूसरी टीम में पहली टीम की तुलना में दुगने लोग हैं, लेकिन उनको भी ये व्यक्ति रोकने के लिए आवश्यक है, पर्याप्त है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दूसरी टीम में जो दुगने व्यक्ति थे उनमें भी अधिकतम ऊर्जा का व्यक्ति 5 जूल वाला ही था। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वोल्टेज है, ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों 6 इलेक्ट्रॉनों में से सभी को रोक पा रहा है। इसका मतलब इन 4 इलेक्ट्रॉनों में भी अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वोल्टेज पर्याप्त है, और इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से भी अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ये वोल्टेज पर्याप्त है। तो हमने देखा था कि ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आरोपित न्यूनतम ऋणात्मक विभव है। क्योंकि ये विभव चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा चेंज नहीं हुई है, केवल संख्या चेंज हुई है। इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, तीव्रता में वृद्धि करने से उनकी संख्या जो पहले 4 थी वो अब 6 हो गई। काल्पनिक संख्या ले रहा हूं 4 और 6 में, ठीक है। तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 4 की जगह 6 हो गई, यानी बढ़ गई। तीव्रता बढ़ाने से तो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ी। और संख्या बढ़ने की वजह से संतृप्त धारा तो बढ़ गई, लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ने की वजह से निरोधी विभव का मान वो का वही रहा, चेंज नहीं हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम तीव्रता में वृद्धि करते हैं तो निरोधी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। और निरोधी विभव में वृद्धि करने पर संतृप्त धारा में वृद्धि हो जाती है,
ये इस बात का प्रतीक है कि निरोधी बाई मिस्टेक निरोधी विभव बोल दिया मैंने, तीव्रता में वृद्धि करने पर संतृप्त धारा में वृद्धि हो जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि तीव्रता में वृद्धि करने पर प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो हमने दो बातें सीख ली यहां पर। पहली क्या, तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी बात, संख्या बढ़ने की वजह से संतृप्त धारा तो बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होने की वजह से निरोधी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखेंगे आवृत्ति का प्रभाव। अब हम क्या देखेंगे, आवृत्ति का क्या प्रभाव है, निरोधी विभव पर क्या प्रभाव है आवृत्ति का, और जो प्रकाश विद्युत धारा है उस पर आवृत्ति का क्या प्रभाव है। तो जब ये प्रयोग किया गया तो इस प्रयोग में जो उत्सर्जक प्लेट है और ये जो संग्राहक प्लेट है, इन दोनों के मध्य जब विभव लगाया गया, ठीक है, उत्सर्जक प्लेट को तो ऋणात्मक आवेशित किया गया या और मतलब निम्न वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया, और जो संग्राहक प्लेट है उसे उच्च वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया, उच्च वोल्टेज वाले सिरे से जोड़ा गया, हाई वोल्टेज वाले सिरे से जोड़ा गया, जिससे ये सिरा तो हो गया धनात्मक और ये सिरा हो गया ऋणात्मक। अब जब इस पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो ये नोटिस किया गया कि हर एक पदार्थ के लिए एक फिक्स आवृत्ति थी। उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए जाने पर इस सर्किट में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती थी। और ये जो आवृत्ति है वो इस प्लेट, जिसको हम कह रहे हैं प्लेट सी, उत्सर्जक प्लेट के पदार्थ पर निर्भर करती है। अलग अलग प्रकृति का पदार्थ ले रहे हैं, अलग अलग प्लेट ले रहे हैं, कभी लोहे की ली, कभी जिंक की ली, कभी एल्यूमिनियम की ली, कभी मान लो आपने जो है ये प्लेट कोई अन्य धातु की ले ली। तो अलग अलग धातुओं के लिए इस न्यूनतम आवृत्ति, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, उस आवृत्ति का मान अलग अलग आ रहा है। अब प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से या तो कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं और यहां निकला तो ए तक पहुंचा नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, ये जो ए का धनात्मक विभव है इसमें वृद्धि की गई। भाई वृद्धि कर देते, हो सकता नहीं पहुंचा तो ये आकर्षित कर लेगा, लेकिन ये देखा गया कि इस ए के धनात्मक विभव में कितनी भी वृद्धि कर दी जाए तो भी उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए जाने पर कोई भी प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां था ही नहीं, क्योंकि होता तो ए द्वारा आकर्षित कर लिया जाता। अब चूंकि कोई है ही नहीं तो इस पर कितना भी वोल्टेज लगा वो ए तक आकर्षित होगा ही नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए जाने पर उत्सर्जक प्लेट से एक भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ये जो निश्चित आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए जाने पर उत्सर्जक प्लेट से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, इस आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। ये जो आवृत्ति है इस आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहा जाता है। तो दहली आवृत्ति की परिभाषा क्या हो गई, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए जाने पर उत्सर्जक प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो प्रकाश विद्युत धारा भी नहीं बहेगी, यानी प्रकाश विद्युत धारा भी जीरो है। यानी इस परिभाषा में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि वह न्यूनतम आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए जाने पर, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए जाने पर उत्सर्जक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है और परिपथ में प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि ये जो आवृत्ति है इस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। तो एक बात तो पता चल गई कि एक आवृत्ति ऐसी आवृत्ति थी जिस आवृत्ति पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका उत्सर्जन नहीं हो रहा था, और ये हर धातु के लिए अलग अलग थी। ठीक है, इसलिए अगर हम धातु और आवृत्ति के बीच में ये जो ग्राफ है हम बनाएंगे, एक और खास बात देखी गई
कि अगर मैं ये जो उत्सर्जक प्लेट सी है और ये जो संग्राहक प्लेट ए है, इसमें उत्सर्जक प्लेट पर एक कम आवृत्ति का, ठीक है, प्रकाश आपतित कराऊं और एक ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराऊं, हम देख रहे हैं यहां पर F2 का मान F1 से ज्यादा है। तो ये नोटिस किया गया कि इस प्लेट ए के विभव में धनात्मक और ऋणात्मक रूप से वृद्धि करने पर, सबसे पहले कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए हम देखते हैं, ये देखा गया कि शून्य विभव पर भी कोई ना कोई धारा बहती है, जैसे हमने पहले देखा था। फिर धारा के मान में वृद्धि होती है और एक निश्चित वृद्धि होने के बाद में धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है, और धारा का मान जब कांस्टेंट हो जाता है तो ये कहलाती है संतृप्त धारा। ऋणात्मक विभव यदि हम प्लेट ए पर लगाएं तो धारा के मान में कमी होने लगती है और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर इस प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव। यह नोटिस किया गया कि यदि आवृत्ति के मान में वृद्धि कर दी जाए तो जो संतृप्त धारा है उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो निरोधी विभव है उसके मान में वृद्धि हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति बढ़ाने पर क्या हुआ होगा ये हम इमेजिन कर रहे हैं। ये प्लेट सी है, ये प्लेट ए है, ठीक है। हमने कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया, फिर ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया। दोनों ही स्थितियों में जो संतृप्त धारा है वो नहीं बदली। संतृप्त धारा किस बात पर निर्भर करती है? प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चूंकि ये संख्या नहीं बदली, चूंकि प्रकाश विद्युत धारा नहीं बदली, संतृप्त धारा नहीं बदली, इसका मतलब डेफिनेटली आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदली है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि आवृत्ति में परिवर्तन करने से उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, हमने देखा था कि तीव्रता बढ़ाते हैं तो जो संतृप्त धारा है वो बढ़ जाती है, यानी कि हमने क्या कहा कि तीव्रता बढ़ाने पर प्लेट सी, जिसे उत्सर्जक प्लेट कहते हैं, से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, संतृप्त धारा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि आवृत्ति में वृद्धि करने पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि तीव्रता बढ़ाने पर तो संतृप्त धारा और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन आवृत्ति में वृद्धि करने पर ऐसा कुछ नहीं होता। यानी आवृत्ति में वृद्धि करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। पहले जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे अब भी उतने ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, मान लीजिए कि हमने एक कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कम आवृत्ति के प्रकाश को F1 आवृत्ति का, और ये हो गया F2 आवृत्ति का, ठीक है। F1 और F2 में फ्रीक्वेंसी के लिए ले रहा हूं, वैसे तो इसको हम व्यू से डिनोट करते हैं। व्यू के लिए एक सीधी लाइन बनाओ और एक घुमावदार, तो ये व्यू हो जाएगा। ये व्यू 01 और व्यू 02 अपन इसको कह सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए मैं F1 और F2 कह रहा हूं। कम आवृत्ति है F1 का मान कम है और F2 का मान ज्यादा है। हमने अभी अभी देखा कि संतृप्त धारा में, सॉरी ज्यादा, कम लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, ज्यादा, F2 का मान ज्यादा है। हमने अभी अभी देखा कि जब भी आवृत्ति में वृद्धि की जाती है तो संतृप्त धारा में कोई वृद्धि नहीं होती है, मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। यानी कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया तब मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, और उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया तब भी वही 4 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, संख्या नहीं बदली। लेकिन यह नोटिस किया गया कि जब कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो जो निरोधी विभव है उसका मान कम, और जब ज्यादा आवृत्ति प्रकाश आपतित कराया जाता है तो जो निरोधी विभव उसका मान ज्यादा आता है। अब ये निरोधी विभव है क्या? अगर हम पीछे चलें तो हमने देखा था कि निरोधी विभव वह विभव है जो किसी भी प्लेट से उत्सर्जित जितने भी इलेक्ट्रॉन है, यानी अब जब हमने F1 आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया तो 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो हमने काल्पनिक संख्या ली है 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, इन चारों में से जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, मान लो दूसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसकी ऊर्जा मान लीजिए 5 जूल है,
तो इसको रोकने के लिए जितनी कम से कम वोल्टता, ऋणात्मक वोल्टता हमें यहां लगानी पड़ेगी, उसका मान लेता हूं मैं 3 वोल्ट है। ठीक है, 5 जूल के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमने 3 वोल्ट यहां पर वोल्टेज लगाया है सपोज। ठीक है, अब देखा गया कि जैसे आवृत्ति बढ़ा दी तो फिर से ये चारों इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित हुए, इलेक्ट्रॉन तो 4 ही उत्सर्जित हुए, लेकिन अब की बार जो इनको रोकने के लिए वोल्टेज लगाया गया वो -3 वोल्ट की तुलना में ज्यादा था, मान लीजिए -5 वोल्ट। तो ऐसा बच्चों कब हो सकता है, ज्यादा वोल्टेज हमें क्यों लगाना पड़ा होगा, कोई मुझे बता सकता है? माइक अनम्यूट करके बताएं बच्चों, कोई भी एक बच्चा मुझे बताए कि ज्यादा वोल्टेज क्यों लगाना पड़ा होगा। और एक खास बात मैं आपको और बता देता हूं इसमें, कि जब हम इलेक्ट्रॉनों को रोक रहे हैं और रोकने के लिए जो नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, तो आपको सारे इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए नेगेटिव वोल्टेज लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए नेगेटिव वोल्टेज लगा दो, बाकी कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन अपने आप ही रुक जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि ये दूसरे नंबर का जो इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा थी, इसको रोकने के लिए हमने -3 वोल्ट लगा दिया, बाकी अपने आप रुक गए। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि जैसे ही मैंने उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया, आपतित कराने पर इलेक्ट्रॉन तो उतने के उतने उत्सर्जित हुए, पहले 4 हुए थे अब भी 4 हुए, लेकिन अब की बार मुझे वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ रहा है इनको रोकने के लिए। ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई अंदाजा लगा के बताओ मुझे, बता सकता है क्या कोई भी? अरे इतने धुरंधर हो यार तुम क्लास में, एक जना तो कोई मुझे बताओ, कोई भी कौन सर बताएगा, बताओ भाई। वो F2 का मान ज्यादा है। F2 का मान तो ज्यादा है, F2 तो आवृत्ति है, वो तो ज्यादा है, वो तो हमें पता चल रहा है। पर मुझे ये बताओ कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, पहले भी तो ये 4 ही उत्सर्जित हुए थे, अब भी 4 ही उत्सर्जित हुए, लेकिन पहले हमें इनको रोकने के लिए कम ऊर्जा लगानी पड़ रही थी और अब ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ रही है। चलो एक उदाहरण लेते हैं, अल्केश ने कहा है तो मैं अल्केश का उदाहरण लेता हूं। अल्केश को मैंने दरवाजे पे खड़ा कर दिया और मैंने कहा कि अल्केश कोई भी लेट आवे ना तो उसको दरवाजे से अंदर मत आने देना क्लास में, उसको पूछना भाई कि तू देर से क्यों आया है, ठीक है ना। और अगर वो जबरदस्ती करे तो तू उसे अपने शक्ति के आधार पर उसको रोकना, लेकिन वो गिरना नहीं थी, उसको धक्का नहीं देना, है ना, उसको रोकना है तुझे, उसको धक्का नहीं देना। तो मान लीजिए कि ABCD 4 व्यक्ति आए, उनमें से ए एक एक करके आ रहे चारों, ए की ऊर्जा 5 जूल है, बी की ऊर्जा 10 जूल है, सी की ऊर्जा 15 जूल है और डी की ऊर्जा 20 जूल है। मुझे ये बताओ कि जो अल्केश है वो चारों को रोक सके, इसके लिए अल्केश की ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए? सर और 20 एक एक से करके 20। आएंगे सारे, 20 जूल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अब सर। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, वापस के वही चारों बच्चे आए, ठीक है ना, वो कि वही बच्चे आए। मैंने पहले दिन अल्केश को 20 जूल ऊर्जा देने के हिसाब से इसको खाना खिला करके और खड़ा कर दिया, और इतना ही खाना खिलाया कि इसकी ऊर्जा 20 जूल ही रहे। दूसरे इसको खड़ा कर दिया और मैंने कहा कि भाई उतना ही खाना खाना, इतनी तुम्हें ऊर्जा चाहिए। 20 जूल के लिए इसने मान लीजिए कि 1 किलोग्राम सेब खाए थे सपोज, ठीक है ना। लेकिन आज मैं देखता हूं कि उन्हीं चारों बच्चों को रोकने के लिए अल्केश ने 1 किलोग्राम की जगह 1.5 किलोग्राम सेब खाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सर आज क्या उन परिणाम? चारों बच्चों की ऊर्जा ज्यादा है। वेरी गुड, आज उन चारों बच्चों की ऊर्जा बढ़ गई है, और उन चारों बच्चों में से भी खास करके वो बच्चा जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक थी उसकी ऊर्जा बढ़ गई है। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई? तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि अब इनको रोकने के लिए आपको ज्यादा विभव लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब इन चारों की ऊर्जा में वृद्धि हो गई है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हम क्या कहेंगे यस कि सर। आवृत्ति में वृद्धि करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण इनको रोकने के लिए ज्यादा हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाता है। अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा सारी चीजों को एक साथ। हमने पहला जो देखा उसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि एक निश्चित आवृत्ति होती है, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराओ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं दहली आवृत्ति। ठीक है,
दूसरा हमने देखा कि अगर हम दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का कोई भी कांस्टेंट आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराएं, तो जैसे ही हम प्रकाश आपतित कराते हैं तुरंत विद्युत धारा बहना शुरू हो जाती है। इसका मतलब प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं रहता है। दो बातें सीख ली हमने, एक निश्चित आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराओ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, उसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं। दूसरा हमने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश का आपतन हो रहा है, ये एक साथ हो रहा है। जैसे ही प्रकाश का आपतन हुआ तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, तुरंत ही विद्युत धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। तीसरी बात हमने ये देखी कि जैसे जैसे तीव्रता में वृद्धि की जाती है, जैसे जैसे वृद्धि की जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। और इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश विद्युत धारा आई तीव्रता के समानुपाती है। साथ ही हमने ये भी कहा कि चूंकि प्रकाश विद्युत धारा बड़ी है, इसका मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बड़ी होगी, डेफिनेटली बड़ी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा और प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों ही तीव्रता के समानुपाती होते हैं। यानी तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है और प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन हमने देखा कि तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब निरोधी विभव क्या है उस पर भी हम आएंगे। तो हमने ये देखा कि एक निश्चित विभव है, एक निश्चित ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इस निश्चित ऋणात्मक विभव को हम कहते हैं निरोधी विभव। और ये निश्चित ऋणात्मक विभव किसी भी उत्सर्जक प्लेट से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉनों में से अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्सर्जित करता है, या हम कह सकते हैं पर्याप्त क्षमता रखता है। ठीक है, तो निरोधी विभव जो है वो एक ऐसा ऋणात्मक विभव है जो अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है, नंबर एक बात, और इस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, नंबर दो बात। और दूसरी चीज हमने देखी कि विभव में वृद्धि करने पर, एक निश्चित मान तक वृद्धि करने पर धारा में वृद्धि होती है और उसके बाद में धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है, जिसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि तीव्रता बढ़ाने से संतृप्त धारा तो बढ़ती है लेकिन निरोधी विभव नहीं बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि तीव्रता इंटेंसिटी आई के बढ़ा देने से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तो संख्या बढ़ जाती है लेकिन उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ती, और इसीलिए उनको रोकने के लिए अब आपको ज्यादा एक्स्ट्रा निरोधी विभव लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जितना पहले लगा रहे थे उसी से काम चल जाता है। लेकिन हमने ये देखा कि आवृत्ति अगर हम बढ़ाएं तो आवृत्ति बढ़ाने पर जो संतृप्त धारा है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो निरोधी विभव है उसका मान आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ जाता है। संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन जो निरोधी विभव उसके मान में वृद्धि हो गई। इसका मतलब आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है, निरोधी विभव बढ़ जाता है, इसका मतलब उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमने देखा तीव्रता बढ़ाने पर संख्या बढ़ती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती है, और आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है लेकिन ऊर्जा बढ़ जाती है। तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तीव्रता से संख्या बढ़ रही है, ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, लेकिन आवृत्ति से ऊर्जा बढ़ रही है, संख्या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें जो है ये इसमें देखी। अब ये सारी चीजें जब देखी तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत काम में लिए गए। इनमें सबसे पहला सिद्धांत लिया गया तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत काम में लिया गया। तो ये तरंग सिद्धांत जो काम में लिया गया, उस तरंग सिद्धांत, ये जो हमने लास्ट में पढ़े ना, इसको हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का निष्कर्ष, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत समीकरण का निष्कर्ष। एक और चीज इसमें रह गई है जो मैंने आपको बताई थी कि अलग अलग पदार्थ के लिए जो क्या नाम है दहली आवृत्ति है, इसका मान भी अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थ के लिए दहली आवृत्ति का मान भी अलग अलग होता है। और अगर निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य हम एक ग्राफ खींचे तो हमेशा सरल रेखा प्राप्त होता है।
दूसरे धातु के लिए खींचेंगे तो दूसरी सरल रेखा प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरे धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग है। तो आवृत्ति और विभव के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो इस तरीके से एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। अब ये जो हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचा, संग्राहक